नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। हाल ही में दिल्ली विधानसभा को लेकर चुनाव हुए थे, वहीं चुनाव परिणाम में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का दिल्ली में खाता भी नहीं खुल पाया, जिससे कांग्रेसी खेमे में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं धमतरी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा के कांग्रेस की हार को लेकर पूछे जाने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। कहा कि लोगों को लगा कि कांग्रेस की सरकार तो यहां नहीं बनेगी, इसीलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को शीला दीक्षित का मॉडल इस चुनाव में बहुत याद आया। इसके साथ ही दावा किया कि 2030 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के पिछली छत्तीसगढ़ सरकार को अच्छा बताते हुए भूपेश बघेल की सोच क्या अंग्रेजी माध्यम किसको छत्तीसगढ़ में खोली जो अच्छी शिक्षा मुहैया कर सकती थी। दुर्भाग्य से 2014 में मोदी की सरकार आ गई और अब छत्तीसगढ़ के सीएम का भी नाम नहीं आता, क्योंकि कोई विजन नहीं है। चुनाव के बाद वर्तमान में सीएम ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याद मिटाई जा सके। नहीं, सबसे अहम बात तो यह है कि दिल्ली में हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़े। जो राजनीति केजरीवाल जी ने शुरू की थी और उस धोखों को लेकर आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। ये बात सही है कि कांग्रेस का होट शेयर अरविंद केजरीवाल जी के साथ गया है, मुफ्त की बिजली और मुफ्त का पानी। लेकिन ये चुनाव दो तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चूँकि लोगों को शीला दीक्षित जी की याद आ रही थी, उनका गवर्नेंस मॉडल, उन्होंने जिस तरह से वायु प्रदूषण पे जो कंट्रोल किया था, ट्रांसपोर्टेशन चेंज किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था और मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले शीला जी ने की थी। और लोगों को वो बातें याद आने लगी कि किस तरह का शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरह से गवर्नेंस था। 10 साल के बाद वो गुब्बारा फूट गया अरविंद केजरीवाल जी का। लेकिन लोगों को ऐसा हमारा जो वोटर था उसे ऐसा शायद कांग्रेस चुन कर नहीं आएगी तो बीजेपी को चुन के देने में क्या मतलब है, और इसी में थोड़ा ये हो गया। लेकिन मैं आपको आज दावे से कहता हूँ 2030 के चुनाव में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में आती। आप लोग से नाराज है कि अगर आप दिल्ली में खड़े नहीं होते, उम्मीदवार खड़े नहीं करते तो भाजपा दिल्ली नहीं जीत सकती थी। और अब वो कोई भी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करेगी, उन्होंने अपनी ओपन पॉलिसी में बयान दी है। मैंने तो ऐसा सुना नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस खड़े नहीं करते जीत जाते। लेकिन मैं आपकी बात पे भरोसा करके एक बात बताता हूँ, अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। हम इस बात से सहमत हैं। तो इसकी समीक्षा तब होनी चाहिए थी जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, गोवा का चुनाव हुआ था, उत्तराखंड का चुनाव हुआ था, तब भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष है, बड़ा भाई है, जिम्मेदारी कांग्रेस की ज़्यादा है, इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर गठबंधन में कोई प्रादेशिक पक्ष चुनाव लड़ना चाहता है तो कांग्रेस तो अपना दुकान बंद नहीं कर सकता ना। कांग्रेस एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, वो मेहनत करते हैं। तो हम तो बंद नहीं कर सकते ना हमारा ऑफिस, हम भी राजनीतिक पार्टी है। वक्फ बोर्ड भी तो ये एक सबसे अहम एक लेसन लेना चाहिए सबने कि साथ में चलकर ही जो देश में लोकतंत्र का खतरा है, संविधान को खतरा है, बहुजन समाज को खतरा है, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां है। आपने कहा कि दिल्ली के लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस तो जीत सकती नहीं, भाजपा को देने से क्या फायदा, इसलिए उन्होंने आपको वोट दिया। तो आपकी दुकान में ग्राहक आ क्यों नहीं रहे दिल्ली में? 10 साल में आपने क्या लेसन सीखा? मैं तो आपको बताते ना, हमारा मॉल खुलने वाला है 2030 में। नहीं, 30 तो 5 साल हो रहे सर। नहीं तो अभी एहसास हो गया ना, अभी लोगों को एहसास हो गया। मैंने कहा आपको कि शीला दीक्षित जी की याद आ रही थी, और बीजेपी का मॉडल तो फेल है। जुमले, धोखा, फरेब,
इसका नाम है बीजेपी, तो उसको भी वो आजमा लेंगे। लेकिन 3 टर्म कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में थी, और वही गवर्नेंस जो है वो आज दिल्ली के लोगों को याद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा याद आएगा आने वाले 5 सालों में। जी जिस तरह का गवर्नेंस पूरे देश में दिया है। जी मॉडल कौन सा है? पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को कोई पूछ नहीं सकता उसके बारे में क्या हुआ है, जबकि आरटीआई एक्ट है। मॉडल कौन सा है? तो मॉडल है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। मॉडल कौन सा है? तो आम आदमी पर जीएसटी टैक्स थोप कर अदानी और अंबानी को सारा देश की संपत्ति बेच देना। जी आज हसदेव जंगल की आवाज नहीं उठती है छत्तीसगढ़ से, इसका मुझे बहुत दुख होता है। हमारी सांसद है यहाँ से राज्यसभा पे रंजीता रंजन जी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि 8.5 लाख पेड़ हसदेव जंगल के काट दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपको पता होगा हसदेव जंगल इस देश का लंग्स है, फेफड़ा है वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारी शान है वो। उसके 8.5 लाख पेड़ अगर गिर जाते होंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी सरकार को सत्ता में लाकर क्या हासिल किया, ये सोचने का वक्त आ गया। लेकिन जो 5000 साल में ज्यादतियां हुई है वो 75 साल में दूर हो जाएगी, ये मानना सही नहीं है। आज भी लोगों को शिक्षा, क्योंकि आज लोग शिक्षा नहीं पा सकते। ये तो भूपेश बघेल जी की एक सोच थी, एक विजन था कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूलें छत्तीसगढ़ में खोली थी, जो एक अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकती थी इस बस्तर के आदिवासियों को, महासमुंद के पूरे इस जिले के पूरे आदिवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ को। वो बहुत अच्छी पहल थी। ये दुर्भाग्य, जिस तरह से 2014 को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मोदी जी की सरकार आ गई। अभी तो सीएम का नाम भी नहीं याद आता है, कौन है छत्तीसगढ़ के सीएम, क्योंकि कोई विजन नहीं है। ऐसी कोई बात इस सीएम ने पिछले चुनाव के बाद, सीएम बनने के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भूपेश बघेल जी की यादें मिटाई जा सके। नक्सलवाद समाप्त किए, रोज मुठभेड़ चल रही है, 10% बचा है। रोज नहीं, बड़ी बीमारी है आपके राज में, आपके 55 साल के राज में नक्सलवाद ने जड़ें जमाई। 75 सालों में, मतलब 1980 के बाद नक्सलवाद जो है, उस समय आप लोगों की सरकार थी। उस बीमारी को, उस कैंसर को खत्म करने के लिए आज हमारे कितने लोग शहीद हो रहे हैं। मेरी इकलौती पार्टी है इस देश में जिसने आजादी के जंग में भी कुर्बानियां दी और आजादी के बाद भी कुर्बानियां दी। 2 प्रधानमंत्री दिए और मेरे 30 अहम नेता मेरे पार्टी के शहीद हुए यहाँ पर। तो बात ये नहीं है, नक्सलवाद को देखने का तरीका अलग है। वो लोग कोई पाकिस्तान और चाइना से नहीं आए हैं, वो यहाँ के हैं। व्यवस्था में उनको लाने के लिए सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, शिक्षा के बदलाव, अलग अलग नीति लेकर हम आए थे। तब तो एनसीटीसी को मोदी जी विरोध कर रहे थे, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो था उसको तो विरोध कर रहे थे, किसी ग्रीन हंट ऑपरेशंस के नाम के विरोध कर रहे थे। ये तो पूरा रेड कॉरिडोर है। अगर नक्सलवाद खत्म होता है तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, लेकिन केवल खोखले दावे करने से खत्म हो गया ये कहना बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा। जब नोटबंदी की थी, 8 बजे आए थे साहब अचानक से, सारे कैबिनेट मंत्रियों के फोन जब्त करके, आरबीआई के गवर्नर को भी पता नहीं था ऐसा निर्णय होने वाला है। तब उन्होंने कहा था इस देश में आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए, ये तो इसके पहले भी उन्होंने घोषणा की थी। तो हाल ही में लगातार तो ये ऐसी क्या जादू है कि मोदी जी कह देते हैं और हम लोग मान लेते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं और हम लोग मान लेते हैं, और मेरे इतने जवान शहीद हो रहे हैं। नहीं, आप चुप क्यों हैं? दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर है जिसमें 30 आदमी मरे, 30 आपके बड़े नेता मरे, और एक आपके बड़े नेता जो प्रदेश आपकी अध्यक्ष शब्दावली गलत है। मरे नहीं, वो शहीद हुए। शहीद हुए आपके दृष्टिकोण से? नहीं, दृष्टिकोण हमारे नहीं, पूरे देश के दृष्टिकोण से शहीद हुए। चलिए आप शहीद मान रहे हैं तो उसमें मुझको कोई आपत्ति मानने की बात नहीं है, हुए हैं वो। हाँ। मुझे बताओ ना, बीजेपी या किसी भी दल के नेता आजादी के जंग के दौरान और आजादी के बाद एक कुर्बानी हुई होगी तो मुझे बताओ, क्यों बीजेपी का एक आदमी मरा नहीं? क्योंकि हमारे नेता उनके बीच जाकर बदलाव लाने की कोशिश की है, उसकी कीमत हमने अदा की। 2013, 2025, इतने सालों तक आप चुप क्यों हैं? इतने बड़े पॉलिटिकल कांड पे कौन चुप है? कहाँ जांच हो रही, कहाँ सामने आ रहा है कि कौन कौन इसमें लिप्त थे, कौन कौन जवाबदार है दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल ये देखिए, आप कैसा है, बात को अगर आप दूसरी तरफ ले जाओगे, डाइवर्ट करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा। मेरा कहना यह है कि आपने पहले दावा किया कि नक्सलवाद खत्म हो गया,
फिर आए दिन मेरे गढ़चिरौली में 90% मेरे महाराष्ट्र के 10% बचा है। परसेंटेज में गिनना मेरा उतनी पात्रता नहीं है कि मैं परसेंटेज में गिन के दिखाऊं। नक्सलवाद है तो है और नहीं है तो नहीं है। ये तो प्रवेश द्वार है। गढ़चिरौली में होता है, तेलंगाना में होता है, ये बैंकॉक तक हांगकांग तक जाता है ये कॉरिडोर, तिरुपति से पशुपति, नेपाल से लेकर रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं। तो ये खत्म होना चाहिए और ये खत्म होगा ना, सही मायने में खत्म होगा तो पहली शुभकामनाएं देने वाले हम लोग होंगे। लेकिन केवल खोखले दावे करना, लोगों को भ्रमित करना, ये हम होने नहीं देंगे। मैंने जो सवाल उठाया था, भूपेश बघेल जी ने 64 वनोपज ऐसे थे जिसको एमएसपी दी थी। है हिंदुस्तान में कोई दूसरा बीजेपी का स्टेट जिसने वनोपज को दी थी? गोबर भी खरीदा था। और जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे अगर लालवानी जी सही करेंगे, गोबर से पेंट बनाने तक की बात गई थी बहुत रोजगार और मिल रहा था। 2 रुपया रोजगार मिल रहा था लोगों Employment को और उससे पशुपालन हो रहा था। जिनके घर में कभी गैया नहीं थी वो हम किसानों को बताते हैं कि गैया गोपालन क्या होता है, गौ माता का सम्मान क्या होता है। मुझे बताइए ना अभी जहां जहां गैया रखी जाती है वहां कितने रुपए दे रहे हैं लोग, कितना पानी लगता है? एक किसी बीजेपी के नेता को पूछ लो गाय को रोज कितना लीटर पानी लगता है, नहीं बता पाएगा साहब। ये सिर्फ मीडिया को कब्जे में लेकर अपने फेवर की खबरें बनाना, ये उनको आता है। हम सच लेकर जनता में है, ये अंतर है। आइए पांडे जी। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,